Hello students, I am Ritesh Goyal. I am the physics faculty at PNC Educations. आज यहाँ पे हम लोग PSET जो कि पोटेंशियल स्कॉलरशिप कम इंट्रेंस टेस्ट है 2024 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। आई होप आपका ये स्कॉलरशिप एग्जाम अच्छा गया होगा। तो हम बढ़ते हैं पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ। हमें सही ग्राफ खोजना है बिटवीन यू एंड भी। यू क्या बेटा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अ कनकेव मिरर भी हमें कनकेव दे रखा है फॉर द नॉर्मल साइन कन्वेंशन। तो इसके लिए आपको आई थिंक ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि इसका ग्राफ जो है ये ग्राफ बी नंबर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इसके लिए यहां प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। आप डिफरेंट जगह पे जब ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं यू के लिए जो v का वैल्यू आता है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है कि करंट पूछा गया है कि यहां पे करंट कितना होगा। कोई बात नहीं बेटा, यहां से 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं बेटा। ये 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, तो दोनों मिलकर बेटा कितने हो गए? 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। यहां से 1 एम्पियर इधर निकल गया बेटा, तो इधर कितना आ गया बेटा? 3 एम्पियर। 3 + 1 = 4। अब इस 3 में से 1.3 एम्पियर तो इधर आ गया, तो बचा हुआ करंट इधर आएगा, तो इधर कितना आएगा बेटा? 3 - 1.3 एम्पियर। तो मेरे ख्याल से आंसर है 1.7 एम्पियर। अपन ऑप्शन में चेक करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन में ऑप्शन ए करेक्ट है, तो दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है इन द सर्किट सोन P इज नॉट इक्वल टू R। एक सर्किट दे रखा है बेटा, इसमें रेजिस्टेंस P रेजिस्टेंस R के बराबर नहीं है। द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सेम विद स्विच S इज ओपन और क्लोज। यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है बेटा, यहां देखिए आप, गैल्वेनोमीटर लगा है। इसकी रीडिंग जो है वो हमेशा के हमेशा सेम आती है, स्विच S ओपन हो या स्विच S जो है ये क्लोज हो। कोई बात नहीं, स्विच S ओपन हो या स्विच S क्लोज हो, कोई बात नहीं है बेटा। मुझे लगता है कि ऐसा सीन सिर्फ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ही आ सकता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो यहां पे ये कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तो उस समय गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होगा? सेम हो गया। तो जो ये कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है बेटा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और गैल्वेनोमीटर का करंट S के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो स्विच ओपन है या क्लोज है, इसका मतलब यहां से जो करंट पास कर रहा है और यहां से जो करंट पास कर रहा है यही करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो हम आराम से बोल सकते हैं कि जो IR है वो बेटा IG के बराबर है। तो अपन ऑप्शन में चेक करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके ग्रेविटेशन से है। बोला एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी गहराई पर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g का वैल्यू 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ g, मतलब g डैश जो है वो g/4 के बराबर हो जाए। जहां पे r क्या है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है। तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है बेटा। मेरे बच्चे घर से बैठ के चिल्ला रहे होंगे कि सर फॉर्मूला होता है g × 1 - d/r। कोई बात नहीं है। g डैश का वैल्यू कितना है बेटा? g/4 × g × 1 - d/r। बेटा ये हो गया 1/4, इसको इधर ले आएंगे तो बेटा हो जाएगा 1 - 1/4 = d/r। ओके, ये हो गया 3/4r = d। यही d का वैल्यू तो चाहिए। ये 3/4 का मतलब क्या है बेटा? 3/4 ऑप्शन में है क्या? हाँ, शायद 3/4 को हम 0.75r लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का
जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल का बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट्स शोन इन फिगर। कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं। आपका मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किधर है बेटा? इधर की ओर है। जो फोर्स लगता है बेटा पॉजिटिव चार्ज पे वो होता है क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? भी क्रॉस बी। हम अपनी चारों उंगलियां भी की तरफ करते हैं। किसकी ओर करते हैं बेटा? भी की तरफ। मैंने ऐसे किया है और उसको बी की तरफ कर्ल करो। कर्ल किया, कर्ल किया, भी की तरफ है और बी की तरफ कर्ल किया, तो किधर आ रहा है बेटा? बाहर की ओर आ रहा है क्या? देखो भी की तरफ आपको क्या करना है बेटा? चारों उंगलियों को लेके जाना है। मूव योर 4 फिंगर्स टुवर्ड भी, कर्ल इट टुवर्ड बी, द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो फोर्स किधर की ओर लगना चाहिए? बाहर की ओर। लेकिन ये कब? जब ये चार्ज पॉजिटिव होता तब। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर लग रहा है? अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स बाहर लग रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर लग रहा होगा बेटा? अंदर लग रहा होगा। तो अंदर के लिए है क्या? बिल्कुल है बेटा, डी इनटू द पेज। तो 5 का जो आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन। अ मेटालिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ रूम। When the north pole of magnet is brought near to it, the induced current in the ring will be। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है कि जब ये नीचे आएगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है जो कट करेगी इस एरिया को वो चेंज होगा। तो इसके कारण इसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ, जिसके कारण इसमें करंट आएगा। चाहे आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, when there is a relative motion between magnet and coil, then current will induced in the coil, but the direction of current is according to Lenz law। ठीक है बेटा, जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक जो है वो चेंज होगा और इसमें करंट तो आएगा। लेकिन करंट क्या चाहेगा? करंट लेंज लॉ से करंट जो आएगा वो जिस काउज से वो प्रोड्यूस हुआ है उसी काउज का क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा। तो ये जो करंट इसमें ऐसे इंड्यूस्ड होगा, करंट इसमें ऐसे इंड्यूस्ड होगा बेटा कि वो जो रिलेटिव मोशन हो रहा है कॉइल और मैग्नेट के बीच में उसको क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा। तो ये जो कॉइल है वो नहीं चाहेगा कि मैग्नेट इसकी तरफ आए जब ऊपर से आ रहा है। तो इसमें क्या? इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा कि ये नॉर्थ पोल हो जाए। कोई भी कॉइल में नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट को कैसे फ्लो करना चाहिए बेटा? इतना तो आपको पता ही होगा। नॉर्थ पोल बनना है ना, ऐसे फ्लो करना पड़ेगा। अगर ये नॉर्थ पोल बन जाए तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब जो रिलेटिव मोशन है कॉइल और मैग्नेट के बीच का उसको अपोज करेगा, जिस कारण से वो प्रोड्यूस हो रहा था। तो करंट कैसे गया बेटा? नॉर्थ पोल बना तो एंटी क्लॉकवाइज। करंट को क्या होना होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलिए, जब मान लो इसको क्रॉस करके ये नीचे चला गया तो अब फिर से नहीं चाहेगा कि रिलेटिव मोशन हो। पहले तो नजदीक आ रहा था तो ये कॉइल नहीं चाह रहा था कि ये मैग्नेट इसका नजदीक आए। अब कॉइल ये भी नहीं चाहेगा कि ये मैग्नेट इससे दूर जाए। अगर सीन ऐसा रहे बेटा कि ये नीचे चला जा रहा है, यहां पे साउथ है यहां पे नॉर्थ है, तो ये फिर से कौन सा पोल जनरेट कर लेगा? नॉर्थ पोल, ताकि ये इसको फिर से नीचे जाने ना दे और अट्रैक्ट करे। तो फिर से कैसे बना देगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा करंट कैसा रहेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज में। अपना ऑप्शन ढूंढते हैं, शायद ऑप्शन नंबर सी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक्स अगेन अ वॉल with a constant with a velocity v and revolves with the same velocity। कोई बात नहीं है, ये बेटा पकड़ के चलो। कोई वॉल है, ठीक है बेटा, कोई वॉल है, यहाँ पे m मास का एक बॉडी है जो v वेलोसिटी से जा रही है।
इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया बेटा, एम भी। ओके, टकरा गई है, टकराई है, वापस आई है अगेंस्ट वी वेलोसिटी से, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, एम इंटू माइनस भी। माइनस भी मैंने कैसे क्यों लिखा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी है ना बेटा, ये अगर वेलोसिटी है तो हम इसके डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। अगर इधर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो इधर के डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्वेश्चन में पूछा है बेटा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बेटा डेल्टा पी, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल माइनस एम भी कितना बेटा, माइनस 2m भी। शायद सेवंथ का ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बेटा, आते हैं 8 नंबर के ऊपर। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। बोला एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 18 ओम, इसको एक सर्कल के फॉर्म में डाल दिया गया। कोई बात नहीं बेटा, सर्कल के फॉर्म में डाल दिया गया तो अभी इसका लेंथ कितना होगा बेटा, 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर में कितने का रेजिस्टेंस है बेटा, 18 ओम का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है। अब मुझे ये लेंथ चाहिए, मुझे ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए, इतना। तो हमने पढ़ रखा है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो एल इज इक्वल टू थीटा आर होता है बेटा। थीटा का वैल्यू कितना बेटा, 60, मतलब कितना बेटा, पाई बाय 3 इंटू आर। तो यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा बेटा, 18 बाय 2 पाई आर। तो पाई बाय 3 इंटू आर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा बेटा, 18 बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर बाय 3। पाई आर कैंसिल बेटा, ये हो गया 6, ये हो गया 3। अब इसी वायर को देखिए मैं बनाता हूं, ये दोनों पॉइंट को लेता हूं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ये वाला जो पार्ट है इसके पास कितने का रेजिस्टेंस हो गया बेटा, 3 ओम का, 3 ओम का। और ये जो बचा हुआ सर्कल का पार्ट है इसके पास कितना रेजिस्टेंस हो गया 15 में से बेटा, 15 हो गया क्या, बिल्कुल बोलोगे हाँ सर हो गया। आर इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। अब तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर छोड़ दो, हमें निकालना आता है। 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3, 45 बाय 18, 2 और 5, तो 2.5 ओम। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है बाबू, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। चलिए फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने बेटा। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, बेटा एक पार्टिकल का पोजिशन जो है वो आपको दे रखा है, देखते हैं उसका इक्वेशन। x इज इक्वल टू 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, कोई बात नहीं, मीटर। पहले 2 सेकंड में पार्टिकल ने कितना चला होगा, बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे। बच्चे क्या किए होंगे ये भी बताता हूं, आपने क्या किया होगा। आपने बोला होगा कि सर टाइम इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू तो 1 मीटर है, और टाइम इज इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू है 1 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 कितना, -1। तो पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 से चलना शुरू किया, x इज इक्वल टू -1 पे, तो डिस्टेंस कितना हो गया। बच्चे बोलेंगे कि सर डिस्टेंस तो 2 मीटर हो गया, यही किया होगा आपने। बेटा ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है इसको फिर से आप देखो एक बार। पार्टिकल x एक्सिस पे जा रहा है और उसका इक्वेशन आपको दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, मीटर में है बेटा, मीटर में है। हम सबसे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम निकालते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, करते हैं बेटा d ऑफ 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर बाय डी टी, ये आ गया बाबू 1 माइनस 2t। इसको 0 कर दो बेटा, क्यों कर रहा हूं 0 ये मैं बताऊंगा। 0 कर दो, 0 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2t, t का वैल्यू 1/2 हो गया। बेटा 1 डायमेंशनल मोशन में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कहीं पे 0 होती है, इसका मतलब उस पॉइंट से पार्टिकल पलटी मारता है। क्या मारता है बेटा, पलटी मारता है। मतलब हुआ क्या, इस सीन को आप थोड़ा समझिए कि टाइम 0 पे पार्टिकल कहां पे है, पहले ये बताओ तुम।
बोलोगे कि सर टाइम 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x का वैल्यू तो 1 आ गया, कोई बात नहीं है सर, x का वैल्यू 1 मीटर आ गया है। ये टाइम 0 पे कहानी है पार्टिकल की, ठीक है। उसके बाद टाइम 1/2 देखो, टाइम का वैल्यू 1/2 पुट करो बेटा इसमें, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1/2 - 1/4, 4 एलसीएम बेटा, 4 + 2 - 1, ये हो गया बेटा 5/4। कहने का मतलब है बेटा कि टाइम का वैल्यू जब 1/2 है तो पार्टिकल है 5/4 पे, ठीक है। मतलब पार्टिकल ऐसे गया है, ऐसे, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई बेटा 0, मतलब पार्टिकल यहां से पलटी मारने वाला है। टाइम का वैल्यू जब 2 सेकंड कर देते हैं बेटा तो पार्टिकल देखते हैं कहां पे है, x इज इक्वल टू 1 + 2 - 2 का स्क्वायर, 3 - 4 तो -1, मतलब पार्टिकल पलटी मार के x इज इक्वल टू -1 पे आ गया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहां से ये जो आपको दिख रहा है ये येलो कलर, इसको जोड़ना है आपको, ठीक है। तो कैसे जोड़िएगा बेटा, ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, पार्टिकल कितना चला है 1 2 और ट्वाइस इंटू दिस, 2 + ट्वाइस इंटू दिस क्योंकि गया भी है और आया भी है, 5/4 - 1, 2 + 2 इंटू 1/4 2, मतलब 2.5 मीटर। दिस इज द राइट टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने गलत तरीके से सभी आपको सॉल्व करके दिखाया कि आप कैसे सोच रहे होंगे ये कैसे बना। हमेशा याद रखना कि अगर कोई पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन में उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तो पार्टिकल पलटी मारेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि मेटालिक सेल हैज अ पॉइंट चार्ज Q केप्ट इनसाइड इट कैविटी। कोई बात नहीं है बेटा, यहां पे Q चार्ज रख दिया गया है। जैसे ही Q चार्ज होगा ये इस कंडक्टर के निगेटिव चार्ज को यहां पे इंड्यूस कर लेगा क्या? मेरे ख्याल से बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल कर लेगा। और पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहां पे, कोई बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ओरिजिनेट हो रही है, टर्मिनेट कहां पे कर रही होगी बेटा? नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट कर रही होगी, टर्मिनेट कर रही होगी, ठीक है। ऐसा किसी में है? हाँ है, ये और ये। तो ऑप्शन हम इन दोनों में देखते हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, इन एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बेटा चारों तरफ ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, बिल्कुल ऐसे गई होगी, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है बेटा? आई थिंक दिस इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2 प्रोटॉन्स आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 150 एंगस्ट्रम, ठीक है। 2 प्रोटॉन हैं, दोनों कितने सेपरेशन पर रखे हैं? 150 एंगस्ट्रम, मतलब बेटा R का वैल्यू है 150 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। Fn क्या है? दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो लग रहा है Fn, ये न्यूक्लियर फोर्स है बेटा। और Fe जो है दो चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोई बात नहीं बेटा। बोला गया कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तभी पिक्चर में आता है, वो तभी एक्ट करता है जब पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर हो या इससे कम हो, और हमारा दिया गया डिस्टेंस तो इससे ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स को डोमिनेट कर रहा होगा कौन? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा आंसर होगा न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा होगा कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके 12 बेटा, इसको आप 11th में आओगे तो हम फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है। इस ऑप्शन को मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, ओके। डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें डी ऑप्शन ऐसा होगा कुछ, P (a⁻2 t⁻⁻1), ओके।
बोला मोमेंटम, मोमेंटम को किससे दिखाना है बेटा? मोमेंटम को किससे दिखाना है बेटा? पी से। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एरिया, बेटा एरिया को किससे दिखाया गया है? ए से। क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। एंड टाइम, टाइम को किससे दिखाया गया बेटा? टी से। मैं इसको सेकंड बोल देता हूं, यूनिट। अब एक एक करके चेक कर लो किसका जो है वो एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होता है। एनर्जी का डायमेंशन मैं बता देता हूं बेटा। जो एनर्जी है इसका डायमेंशन होता है mL/T-2। m मतलब m केजी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, l मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और t सेकंड को रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। मैं लास्ट वाले ऑप्शन पे पहले जाता हूं। ये जो ऑप्शन मैंने लिखा है आपके क्वेश्चन पेपर में ये लिखा होगा p को क्या लिख सकते हैं बेटा? केजी मीटर पर सेकंड। एरिया का हाफ, मीटर स्क्वायर का हाफ कैंसिल, इंटू टी इनवर्स मतलब सेकंड नीचे आ गया बेटा। ये तो हो गया बेटा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी को मैंने बोला था बेटा ना m से रिप्रेजेंट कीजिएगा, मीटर को l से, टाइम को सेकंड को t से। क्या यही एनर्जी का है क्या? हाँ बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहां पे -1 लगा होगा और ये करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम विल बी। कितना इमेज बनेगा? बेटा आपने पढ़ रखा है नंबर ऑफ इमेजेस जो बनता है वो होता है 360/θ-1। तो 360 कितने एंगल पर रखा है? 90 -1। 4 -1 मतलब 3। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है 13 का वो करेक्ट है। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अ मेटेरियल पार्टिकल रेस्ट मास m0 इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ लाइट c। एक मास है बेटा, रेस्ट मास, वो किससे मूव कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट c से। पता है? तो अब कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव मास का। तो रिलेटिव मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। ऑलरेडी तुम्हारे पास क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है v का वैल्यू कितना है बेटा? c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से जा रहा है। तो ये जो रिलेटिव मास है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? m = m0 डिवाइडेड बाय 1 - c²/c²। भैया ये तो m0 बाय 0 हो गया। शायद रिलेटिव मास इन्फिनिटी हो रहा है क्या? हाँ इन्फिनिटी हो रहा है। देन द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है λ = h/p। p का मतलब मोमेंटम, h/m × v। मास कितना है बेटा? मास तो इन्फिनिटी है। अगर मास इन्फिनिटी है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो शायद 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लास्ट, इसको बताने की शायद जरूरत ना पड़नी चाहिए। बोला किसी भी मैग्नेट में उसके मैग्नेटिज्म का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मैग्नेटिज्म, ठीक है, ऑफ ए मैग्नेट? अर्थ? नो बेटा। कॉस्मिक रेस? बिल्कुल नहीं। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ बिग मैग्नेट इनसाइड द अर्थ? पुरानी थ्योरी है बेटा, ऐसा लोग सोचते थे, नहीं है। स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शायद आपने ये पढ़ा होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके पास यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे, मैंने 15 के 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया है। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hi everyone, this is the solution for the chemistry section of your PSET scholarship test. So it starts with question number 16. देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। An element X has 7 electrons in its L cell. तो what is true about the element X? Okay? तो सबसे पहले हमारा जो एटम रहेगा जब हम इस तरीके से शेल्स बनाते हैं तो आप शायद जानते होंगे कि हम इसे K शेल बोलते हैं, इसे L और इसे M। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है। अब अगर हमें बोला गया है कि सेकेंड शेल में यानी कि L शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? अब मेरे को बताइए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फर्स्ट शेल में और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ही
सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स का एंट्री पॉसिबल है, राइट? तो अब यहाँ पे सेकेंड शेल में आ रहे हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 5, 6, 7। तो अब इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास एटम में, न्यूट्रल एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जरूर टोटल 7 + 2 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब 9 प्रोटॉन्स भी होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 9 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर 9 कौन से एलिमेंट का होता है? फ्लोरीन का, राइट? अब अगर देखा जाए ऑप्शंस तो हमें सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया, तो एक एक करके सारे को एनालाइज कर लेंगे हम। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इट बिलोंग्स टू पीरियड 9 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि अप्रॉक्सीमेटली ऐसा दिखता है, तो उसमें फ्लोरीन आता है अप्रॉक्सीमेटली इस पोजीशन में, जो कि पीरियड वाइज अगर देखा जाए तो पीरियड उसका सेकंड है और ग्रुप उसका 17th है, राइट? तो यहाँ पे अगर बोल रहा है इट बिलोंग्स टू पीरियड 9 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, राइट? नेक्स्ट, इट्स एटम कंटेन्स 9 प्रोटॉन्स। तो अगर ये फ्लोरीन है तो यस उसका एटॉमिक नंबर 9 है, यानी कि उसके पास 9 प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद बोला गया इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 7। ये गलत होगा, क्योंकि क्या कहते हैं, जब एक एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको स्टेबल होने के लिए एक ही और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका वैलेंसी 1 होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखा जाए, इट्स एटम्स कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यस, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये एक फुली फिल्ड शेल बनाएगा और वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल मैच दैट ऑफ नियॉन, जिसकी वजह से ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा। यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आउट ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट्स सेकंड एंड फोर्थ वन आर करेक्ट, व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A metal carbonate X on treatment with a mineral acid liberates a gas which when passed through aqueous solution of a substance Y gives back X. Okay, इसको थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक मेटल कार्बोनेट जब एक मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? तो सबसे पहले वो बनाएगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब बोला गया है हमारा मेटल कार्बोनेट का नाम है X। ओके, अब बोला लिबरेट्स अ गैस व्हिच व्हेन पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस Y। तो मेरे को बताइए यहाँ पे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनमें से जो गैस है गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से द गैस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड को बोला व्हेन इट इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस Y, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करेंगे एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Y के साथ, तो उसके बाद बोल रहा है कि वी गेट X बैक। X मेटल कार्बोनेट जो था हमारा वो हमें वापस मिल जा रहा है। अब द सब्सटेंस Y ऑन रिएक्शन विथ द गैस ऑब्टेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। अब अगर ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस आप देखें तो इस तरीके से होता है, यहाँ ब्राइन रहेगा और यहाँ एक तरफ एनोड, ये कैथोड, और इसमें जो गैसेस इवॉल्व होते हैं उनको अगर देखा जाए तो एट एनोड जो गैस इवॉल्व होता है वो है Cl2 और एट कैथोड जो गैस इवॉल्व होता है वो है H2, राइट? अब अगर देखा जाए तो हमारे पास हमको बोला है कि सब्सटेंस Y on reaction with gas obtained at anode during electrolysis of brine gives a compound Z which can decolorize colored fabrics, and this is a hint। यहाँ पे अगर आप क्लास 10 का NCERT अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा डीकलराइज करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको ब्लीचिंग एजेंट या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। यानी कि हमें बोला जा रहा है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Y हमें ब्लीचिंग पाउडर दे रहा है। अब अगर हम देखें कि क्लोरीन किस चीज के साथ रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमारा Y जरूर होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन को अगर मैं कंप्लीट करूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हुए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है, राइट? तो इसे हमने Y आइडेंटिफाई कर लिया, Y आइडेंटिफाई कर लिया और बोला, और इस यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो डीकलराइज करता है कलर्ड फैब्रिक्स को यानी कि ब्लीचिंग एजेंट, वो है मेरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, वो Z हो जाएगा हमारा। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से चीज से पास करने पे एक मेटल कार्बोनेट वापस देगा? तो अगर हम यहाँ पे देखें Y का वैल्यू हम यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सब्स्टिट्यूट करने पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी कि हमारा X क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, Y होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Z होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। All of this is matching with option A and that will be our correct answer. Okay, coming to the next question. Okay, हमें बोला गया यहाँ पे a salt can be produced by reaction between a weak acid and a weak base. Metal oxide and water, metal and mineral acid and metal oxide and a mineral acid. Okay, तो इसे समझते हैं। हमें सबसे पहले बोला है weak acid and weak base. Yes, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। हम जानते हैं कि सॉल्ट इज जनरली अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे वीक एसिड है, वीक बेस है, तो ये दोनों ऑब्वियसली रिएक्ट करके हमें क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। यस, तो 1 तो होना चाहिए। नंबर 2 अगर हम देखें तो मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। अब हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, राइट, बेसिक नेचर का, और वो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एक बेस। इसका अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखें तो मेटल ऑक्साइड एक कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, राइट, और वो वाटर में डिसॉल्व होने पे उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक बेस है, राइट। तो यहाँ हमें कोई सॉल्ट नहीं मिल रहा, यानी कि 2 कांट बी राइट, है कि नहीं। नंबर 3 अगर देखें, मेटल एंड अ मिनरल एसिड। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रोसीजर टू मेक सॉल्ट, मेटल प्लस मिनरल एसिड, बड़ा कॉमन। इसमें क्या होता है, मेटल बीइंग रिएक्टिव वो एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेता है और एक सॉल्ट बनाता है, राइट। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल देखा जाए तो कैल्शियम को अगर हम लोग HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं तो वो CaNO3(2) बन जाएगा, राइट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी होगा, ओके। और अगर हम देखें मेटल ऑक्साइड एंड मिनरल एसिड, मेटल ऑक्साइड एंड मिनरल एसिड, मेटल ऑक्साइड, अब हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का है, मेटल ऑक्साइड है बेसिक नेचर का, और साथ में अगर देखा जाए एक मिनरल एसिड एसिड है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट मिलके आपको एक सॉल्ट प्रोड्यूस करके दे सकता है, यानी कि इसमें भी हमें मिलेगा। तो हमें आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन टू अस, हमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में हमें सॉल्ट मिल रहा है। और ये चीज़ अगर आप चारों ऑप्शंस देखें तो आपको पता चलेगा 3, 4 and 1 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी एंड दैट शुड बी आवर करेक्ट आंसर, ओके। आते हैं अगले सवाल पर। अब आपसे 19 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विल अंडरगो कंबशन एज वेल एज एडिशन रिएक्शन। नाउ अगर देखा जाए यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो कि क्लास 10 के एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है, वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस में 4 तरह के रिएक्शंस कराए गए हैं। सबसे पहला है कंबशन, उसके बाद है ऑक्सीडेशन, उसके बाद है एडिशन और उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन। तो उन 4 में से 2 रिएक्शंस को लेके ये क्वेश्चन बनाया गया है, सिंपल सा। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको क्या देखना है यहाँ पे। सबसे पहला बोला आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कौन सा वो पेयर है जो जिसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंबशन भी करेंगे और एडिशन भी करेंगे। अब कंबशन और एडिशन दोनों करने के लिए क्या चाहिए, कंबशन, अब एक सिंपल सा बात है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कंबशन करा सकते हैं, राइट। तो कंबशन इज एक्चुअली नॉट द डिसाइडिंग क्राइटेरिया। द डिसाइडिंग क्राइटेरिया हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन का जो एग्जांपल आपको क्लास 10 में दिया गया था, अगर आप देखें एनसीईआरटी में, तो वो ये था कि एक कंपाउंड में अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, जिसे हम पाई बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वहां पे हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम, जिससे कि इसका डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, राइट। अब बात यह है कि यहां से हमें यह क्लियर होता है कि एडिशन कर पाने के लिए हमारे पास कंपाउंड में क्या होना चाहिए, अनसैचुरेशन। हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अब अनसैचुरेटेड में हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, अगर आप याद करें, एल्कीन हो सकता है या फिर एल्काइन हो सकता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अगर आप याद करें तो CnH2n है और एल्काइन का CnH2n-2। तो अगर हमारा कंपाउंड या तो ये वाला फॉर्मूला अगर एग्जिबिट कर रहा है अपने हाइड्रोकार्बन पार्ट में, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें एडिशन पॉसिबल होगा। तो अब अगर हम पहला ऑप्शन देखें, तो पहला ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है मीथेन
एंड ईथेन। तो ये हम क्लियरली जानते हैं, ये बोथ आर, दे आर बोथ एल्केन्स, एनके एल्केन्स आर सैचुरेटेड, यानी कि इसमें एडिशन रिएक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन को, सेकेंड ऑप्शन में देखिए C2H6O, C2H6O एंड C3H8O। तो मेरे को बताइए, अगर आप हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट देखें यहाँ पे, तो C2H6 वापस से ईथेन के साथ मैच होता है, ये प्रोपेन के साथ मैच होता है, ये भी सैचुरेटेड रहेगा। आई अंडरस्टैंड कि ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, और लेकिन रहेगा ये सैचुरेटेड, ये 100% हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। नंबर सी, C2H4O2, C2H4O2 एंड C3H6O। मेरे को बताइए, अगर आप हाइड्रोकार्बन वाला कंपोनेंट देखें, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे C2H4 जो कि जनरल फॉर्मूला एल्कीन का है, यानी कि इस कंपाउंड में जरूर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और यहाँ पे भी अगर आप देखें C3H6, ये भी CnH ट्वाइस वाला फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ भी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं तो रहेगा, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड होने की वजह से इनमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये हमारा आंसर होना चाहिए। और आए यहां तक तो डी ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। यहां पे हम देखें तो C2H4O2 तो है, लेकिन यहां दिया हुआ है C3H8O, यानी कि यहां एडिशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें सैचुरेटेड होने की वजह से एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी कि इसी वजह से ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फाइनल आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20, एन एलिमेंट X एटॉमिक नंबर 12 रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट Y एटॉमिक नंबर 17। तो अगर हमारा Z12 दिया है तो हम जानते हैं हम कौन से एलिमेंट का बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम, राइट। ये हमारा X हो गया, और Y जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 17, ये हम जानते हैं हमारा कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन, राइट। अब मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, क्लोरीन का होता है 1, जिसकी वजह से ये दोनों जो मिलकर कंपाउंड बनाएंगे उसका नाम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, राइट। इसी को हम बुला रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन के दौरान Z। ओके, which of the following statements are true regarding this particular compound? तो सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Z इज XY2। यस, मैग्नीशियम को अगर हम X बुला रहे हैं, क्लोरीन को अगर हम Y बुला रहे हैं, तो यस इसे XY2 बुला जा सकता है, यानी कि 1 इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। यस, मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग एन आयनिक कंपाउंड, ये पानी में डिसोसिएट करके मैग्नीशियम आयंस और क्लोराइड आयंस बनाता है, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल है, यानी कि 2 इज ऑल्सो करेक्ट। अगर 3 देखा जाए, X and Y are joined by sharing of electrons. Now this is a tricky statement. Why? Because sharing of electrons होता है covalent compounds में, not in ionic compounds. But magnesium यहाँ पे Mg2+ आयन फॉर्म करता है, Cl भी Cl- का आयन फॉर्म करता है, और इसमें because they are together because of the ionic attraction, right? Because one is a cation, one is anion, one is positively charged, the second one is negatively charged, and this attraction is what holds them together, not the sharing of electrons. यानी कि 3 हमारा गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखा जाए, इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी मोल्टन स्टेट। यस, ऑल आयनिक कंपाउंड्स जब मोल्टन स्टेट में जाएंगे तो वहां पे आयंस फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है, राइट। यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। तो यहां पे हमारा 1, 2 और 4 करेक्ट आ रहा है, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21, an element Y is a white translucent solid at room temperature and exhibits various allotropic forms. Some compounds of element Y find application in agricultural industry. Y forms 2 solid oxides which dissolve in water to form comparatively weak acids. तो element Y कौन सा है, right? अब यहाँ पे हम किस तरीके से इसको ये डिस्टिंग्विश करेंगे, तो अगर हम देखें इजी होगा, सबसे इजी होगा ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्साइड्स विच आर फॉर्म्ड। सल्फर अगर देखा जाए तो वो 2 कॉमन ऑक्साइड्स बनाता है, SO2 और SO3, बट बोथ आर गैसेस, राइट। नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो N2O3, N2O5, NO, N2O, NO2, ये सारे ऑक्साइड्स बना सकते हैं। यहाँ पे बोला Y फॉर्म्स 2 सॉलिड ऑक्साइड्स, यहाँ पे तो ये 5 गैसियस ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो हमारा आंसर नाइट्रोजन भी नहीं हो सकता, सल्फर भी नहीं हो सकता। बचा क्या, फॉस्फोरस और कार्बन। फॉस्फोरस और कार्बन में अगर हम देखें तो कार्बन बनाता है 2 ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों ही गैसेस हैं, हम सब जानते हैं, राइट। और फॉस्फोरस का भी अगर हम देखें तो P2O3 और P2O5 बोथ आर एक्चुअली सॉलिड्स। तो सबसे पहले तो 2 सॉलिड ऑक्साइड्स
इसका ही आ रहा है, फॉस्फोरस का ही आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन का नहीं आ रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट अलोन कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू टू चूज वन ऑप्शन अमॉन्ग दीज 4. अब फिर भी बाकी फैक्टर्स के बारे में बात कर देते हैं. बोला है कि वाई एक वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड है. यस, फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे एक वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है और वो एग्जिबिट करता है वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स. यस, फॉस्फोरस इन एडिशन टू बीइंग present in the environment as in the white translucent form, जिसे हम white phosphorus बुलाते हैं, उसको छोड़ के वो red phosphorus या black phosphorus के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, राइट. और जैसे बोला गया है, compounds of element Y find application in agricultural industry basically in the formation of fertilizers and pesticides or whatever. तो ये सारे फैक्टर्स इस क्वेश्चन को डिसाइड कर सकते हैं. अगर एक और चीज़ के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे बोला है विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कंपैरेटिवली वीक एसिड्स. तो अगर देखा जाए तो P2O3 और P2O5 दोनों ही पानी में डिजॉल्व करने के बाद H3PO3 और H3PO4 एसिड्स बनाते हैं. बीइंग नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक इन नेचर एंड लाइक डिजॉल्विंग इन वाटर कन्वर्ट्स देम इनटू एसिड्स, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कंपैरेटिवली वीक एसिड्स. तो फाइनल आंसर ऑप्शन सी इज द easy choice, phosphorus. Coming to the next question. 22. What is the ratio of reducing agent coefficient to oxidizing agent if the following reaction is correctly balanced? Ammonia plus oxygen, NO plus H2. अब इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ होगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6. चेक कर सकते हैं. 4 3 is 12, 12 हाइड्रोजन है, 6 2 is 12, 12 हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन इस तरफ 10 है, इधर भी 4 + 6 10 है, और नाइट्रोजन 4, इधर भी नाइट्रोजन 4, राइट. अब अगर यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अमोनिया हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, राइट. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कोएफिशिएंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये जो कोएफिशिएंट का रेशियो है रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का 4 है और इसका 5, राइट. तो हम क्या बोल सकते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा 4:5 और 4:5 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस will have equal volume at STP if the weight of gases is 14 gram. This is on the basis of Avogadro's law. Avogadro's law क्या बोलता है, if the number of moles of different gases under the same condition, that same temperature and pressure is same, यानी कि अगर मोल सेम हो जाए तो they will occupy the same volume. अब आपको मास दिया हुआ है, weight of gas 14 ग्राम है, 14 ग्राम है. अब हमें अगर उसका नंबर ऑफ दो गैसेस का नंबर ऑफ मोल सेम होना चाहिए तो हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला आ रहा है गिवन मास बाय मोलर मास, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में W/mb लिखते हैं. तो गिवन मास तो दोनों गैसेस का सेम कर दिया है. इफ द वेट ऑफ गैसेस इज 14 ग्राम सबका. अब इक्वल वॉल्यूम होने के लिए उनका मोल्स इक्वल होना चाहिए, मोल्स इक्वल होने के लिए उनका मोलर मास भी सेम होना होगा. तो यहाँ पे जो चार गैसेस हैं N2O है, NO2 है, N2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनका अगर मैं मोलर मास देखूं तो N2O का मोलर मास क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना 16, तो 28 प्लस 16 हो जाएगा आपका 44. अब यहाँ पे अगर देखा जाए NO2 तो O2 का हो जाता है 32, 32 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा 46. N2 का अगर देखा जाए तो 14 इंटू 2 28 और कार्बन मोनोऑक्साइड 12 प्लस 16 अगेन 28. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो गैसेस का मोलर मास सेम आ रहा है, तो इनका गिवन मास भी सेम हो गया और मोलर मास भी सेम हो गया. तो गिवन मास बाय मोलर मास का जो रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा, यानी कि उनका नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा. और अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो जाता है तो दे विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एट STP. दैट मीन्स आंसर शुड बी 3 and 4. 3 and 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी. तो दैट शुड बी आवर करेक्ट आंसर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन. अब नियॉन के पास होते हैं, नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से स्पीसीज के पास भी नियॉन जितने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 ऑप्शन 1 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जब एटॉमिक स्टेज में रहता है तो उसके पास रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब लेकिन यहाँ पे N3 माइनस दिया है, 3 माइनस मतलब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 7 प्लस 3 इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। फिर अगर सेकेंड ऑप्शन देखा जाए Mg2 प्लस, मैग्नीशियम के पास ऐसे 12 होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है, तो 12 माइनस 2 बिकॉज देर आर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 12 माइनस 2 इज अगेन 10, तो ये वापस से मैच हो रहा है। ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है K प्लस। K प्लस अगर देखा जाए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब -1, तो उसके पास 18 जो कि 10 से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर 4 देखा जाए कैल्शियम, कैल्शियम अगेन Ca2 प्लस दिया हुआ है आपको, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया उसमें से, तो 20 माइनस 2 इज अगेन 18, दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है, दैट मीन्स दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन, दैट मीन्स 1 and 2 are present in option number C, so that will be our correct answer. Okay, now question number 25 is a very basic question actually. आपसे पूछा गया है, theoretical question है, a magician performed following act, he dipped ₹50 note in a 50% solution of alcohol in water, यानी कि एक solution है जिसमें 50% alcohol है 50% water है, और उसमें डुबाने के बाद वो उस नोट को बर्न करने के लिए एक बर्निंग फ्लेम के ऊपर रख रहा है, लेकिन नोट जला नहीं है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। तो ऑप्शंस जो दिए गए, जो ऑप्शंस दिए गए आपको, पहला ऑप्शन है द अल्कोहल केप्ट ऑन डाउजिंग द फायर, दैट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर बिकॉज अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है, तो वो फायर डाउज नहीं कर सकता। सेकेंड ऑप्शन इज बी, एयर रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग वॉज नॉट अवेलेबल, लाइक दैट इज अगेन एयर इज नॉट द रीजन बिकॉज एयर कॉन्टैक्ट हो या ना हो अल्कोहल तो था। लेकिन ऑप्शन सी अगर देखें, द ₹50 नोट फेल टू रीच इग्निशन टेम्परेचर एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंट, टेम्परेचर उतना तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जिससे कि वो नोट का जो पेपर है वो बर्न हो, जिसकी वजह से हमारा 50 का क्वेश्चन नंबर 25 का फाइनल आंसर क्या होगा, सी। ओके, 26 देखते हैं। गैमाक्सीन, ये एक कंपाउंड है जिसके बारे में आप 11-12 में पढ़ेंगे। अभी आपको इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन दिया गया है, गैमाक्सीन इंसेक्टिसाइड पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन गिवन इन द एडजेसेंट बॉक्स। क्या है यहाँ पे, मेरे को बताइए। ये रहा बेंजीन प्लस 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV कन्वर्ट्स इनटू गैमाक्सीन। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होता है C6H6, वो 3 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिसका फॉर्मूला होगा C6H6Cl6, जिसे हम गैमाक्सीन नाम से जानते हैं, राइट। अब बोला इफ 78 ग्राम ऑफ बेंजीन व्हेन रिएक्टेड विद 106.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन हाउ मच गैमाक्सीन वुड बी फॉर्म। अब आप ये वाला रिएक्शन को अगर आप पढ़ें तो हम इसे किस तरीके से पढ़ते हैं, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ बेंजीन reacts with 3 moles of chlorine, 3 moles of Cl2 gas to give 1 mole of C6H6Cl6, that is gamaxine। अब आपको मास दिया गया है, तो इस चीज को कंपेयर कर पाने के लिए हमें सबसे पहले उस मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को बताइए यहाँ पे जो मास दिया गया है वो क्या है, 78 ग्राम। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और बेंजीन का अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करें तो वो भी 78 ही आता है, राइट। और 78 आने की वजह से इसका हम बोल सकते हैं हमारे पास 1 मोल है। तो यानी कि बेंजीन का अगर हमारे पास 1 मोल है तो हमें Cl2 के कितने मोल्स की जरूरत है, 3 मोल्स। 3 मोल्स की जरूरत तो है, लेकिन क्या है हमारे पास, हमें बोला गया है 106.5। अब 106.5 ग्राम अगर आपको दिया है, इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालते हैं तो वो आएगा 106.5 डिवाइडेड बाय Cl2 का मोलर मास लेंगे हम, Cl2 का मोलर मास होता है 71, और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 1.5। तो यानी कि 1 मोल के लिए एक्चुअली चाहिए तो था हमें 3, लेकिन हमारे पास 3 मोल है नहीं, हमारे पास है कितना, हमारे पास है बस 1.5। तो यानी कि जो एनफ रिक्वायर्ड Cl2 चाहिए था जो हमें, वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे क्या बुलाएंगे, LR, या फिर उसे हम बुलाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब मेरे को बताइए 3 मोल अगर 1 मोल से रिएक्ट करता है, 3 मोल अगर 1 मोल से रिएक्ट करता है तो क्या मैं बोल सकता हूं 1.5 मोल यहां बस 0.5 मोल से रिएक्ट करेगा,
यानी कि इसका जितना चाहिए था उसका आधा प्रेजेंट है हमारे पास, यानी कि इधर पे जितना बनना चाहिए था उसका आधा ही बनेगा, यानी कि जो बनेगा वो होगा 0.5 मोल। और 0.5 मोल का मास कितना होगा वो हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 0.5 मोल का मास जो होगा वो होगा 0.5 मोल इंटू इसका मोलर मास। इसका मोलर मास अगर हम देखें तो C6H6 वाले पार्ट का मोलर मास तो 78 ही रहेगा, और ये वाले पार्ट का मोलर मास होगा Cl6 का मोलर मास आप निकाल सकते हैं 35.5 इंटू 6, या फिर उसको मैं लिख सकता हूँ 71 इंटू 3, और 71 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 213, राइट? यस, तो 71 इंटू 3 करने से 213 आता है। इसका टोटल मोलर मास आ जाएगा 78 प्लस 213, जो कि होगा आपका 78 प्लस 13 291, राइट। और ये होता है उसका मोलर मास, ये उसका मोलर मास हमारा बनेगा 0.5 मोल, तो 0.5 मोल का मास होगा 0.5 इंटू 0.5 मोल का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0.5 इंटू 291, and that is going to be equal to 145.5 gram, which is given in option number C. Okay, so that is our right answer. Coming to the next question, question number 27. क्या बोला गया है? The number of molecules in 5.65 gram of ammonia is approximately x into 10 के पावर 23. What is the value of x? Okay, तो number of molecules अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले 5.65 ग्राम अमोनिया इज गिवन टू अस, राइट? तो हम सबसे पहले इसमें इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे और मोल से फिर नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 5.65 को मोल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 5.65 डिवाइडेड बाय 17, राइट? तो इतने मोल्स हो गए, इतने मोल्स ऑफ अमोनिया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू हम जानते हैं 5.65 डिवाइडेड बाय 17 इनटू एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.022 इनटू 10 की पावर 23। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देख सकते हैं 6 5 30, अगर अप्रॉक्सीमेट भी किया जाए तो 6 5 30 और 0.65 है तो उसकी वजह से 30 से थोड़ा ज़्यादा, और 30 से थोड़ा ज़्यादा 17 से डिवाइड होगा, और जिससे कि फाइनल आंसर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यानी कि प्योर इंटीजर्स आ रहे हैं, यानी कि ये ज़रूर 34 बाय 17 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10 के पावर 23। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 2, x का वैल्यू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 देखिएगा, आपसे बोला गया है how many total protons are found in one molecule of retinol. Retinol is a big compound, as you can see, C20H, C20H30 and O, a single oxygen. अब अगर हमें प्रोटॉन्स काउंट करना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि एक कार्बन में हमारे पास कितने प्रोटॉन होते हैं, उसके पास 6 होते हैं, तो 20 कार्बन में कितने होने चाहिए, therefore in C20 in 20 atoms of carbon हमारे पास होना चाहिए 6 into 20, right? 6 into 20 will be 120. Now in one atom of hydrogen there is one proton because उसका atomic number 1 है, तो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो एक एटम में तो एक रहता है, और हमारे पास कितने एटम्स है 30, तो इधर से 30 आ गए। और फिर ऑक्सीजन का अगर देखा जाए, ऑक्सीजन का हमारे पास एक ही एटम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी वजह से उसके एक एटम में 8 प्रोटॉन है, जिसकी वजह से यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास आएगा 158, तो 158 प्रोटॉन्स होने चाहिए, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी, विच इज आवर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, द ग्राफ शोज द टेम्परेचर चेंज ऑफ सॉलिड ए। ओके, तो आपको यहाँ पे जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ही देख सकते हैं, आपको बोला गया कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है सॉलिड ए के लिए। तो आपको देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जब आप हीट देते हैं एक सब्सटेंस को तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होता रहता है, बट जब उसका चेंज ऑफ स्टेट का टाइम आता है, जैसे कि सॉलिड से अगर वो लिक्विड में जा रहा है, अगर या लिक्विड से वो गैस में जा रहा है, तो आफ्टर इट रीचेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट हैपेंस, द टेम्परेचर स्टॉप्स चेंजिंग। उस पॉइंट पे आफ्टर, फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन का बात करूं, तो जब आइस, फॉर एग्जांपल आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तो उसके बाद जो आप हीट देते हो, दैट हीट विल नॉट बी यूज्ड
in raising the temperature of ice, but rather it will be used to break the bonds between water molecules and convert the ice which was in solid state to water which is in liquid state but still at 0 degree Celsius. राइट तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम हीट देते रहते हैं टाइम के साथ साथ, पहले तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ, जैसे कि यहाँ पे अब दूसरा किसी सब्सटेंस का बात किया जा रहा है जिसका 90 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट दिया गया, टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आया, राइट, टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसके बाद वापस से टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो सॉलिड ए इज अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट, यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर सॉलिड ए इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस का क्या बात होता है कि प्योर सब्सटेंस ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज करता है। अगर इम्प्योरिटी होता है तो वहाँ पे मिक्सचर हो सकता है जिसकी वजह से उसका चेंज ऑफ स्टेट किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं हो सकता, वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं सॉलिड ए इज एन इम्प्योर सब्सटेंस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन सॉलिड ए इज अ प्योर स्टेटमेंट विच इज द स्टेटमेंट सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर डी बोला सॉलिड ए हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला भी वो 90 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहा है। दिस इज द आइडिया दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम आउट ऑफ दीज 3 अगर देखा जाए ए, सी एंड डी कैन बी गिवन एज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे, राइट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर हम आए, बोला गया था postulates of Bohr's atomic model are given below, arrange them in correct sequence। ओके, यहाँ पे 5 postulates दिए गए जो कि बोर ने दिए गए थे और उसको करेक्ट सीक्वेंस में, यानी कि कौन सा उसने पहले बोला एंड व्हाट फॉलोज व्हाट, आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम 5 स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ते हैं, सबसे पहला क्या बोला है, as long as the electron revolves in a particular orbit, the electron does not lose its energy, therefore the orbits are called stationary orbits। ये ऑर्बिट को एक्सप्लेन कर रहा है। Electrons revolve around the nucleus in specified circular path called orbits or shells. This was a major development coming from Rutherford's model, right? And then the energy associated with a certain energy level increases with the increase of distance from the nucleus. Where an electron jumps from a lower energy level to a higher energy level by absorbing energy, but when it jumps from a higher to lower energy level, energy is emitted in the form of EM radiation. Where each orbit or shell is associated with definite amount of energy, hence these are also called energy levels and are designated as K, L, M, N respectively. Okay, सबसे पहला out of these 5 जो सबसे बेसिक जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट बी। वो ये बोल रहा है एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफाइड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। फिर उसने उस ऑर्बिट और शेल के बारे में बात किया। क्या बताया कि हर ऑर्बिट के साथ कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड होता है, जिसमें जो कि है स्टेटमेंट ई में each orbit or shell is associated with definite amount of energy, hence these are also called energy levels and are designated as K, L, M, N respectively। यानी कि B के बाद क्या आना चाहिए, E, राइट। उसके बाद जब अगर आपको बोला जा रहा है कि ऑर्बिट और शेल के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखिए अब अलग अलग शेल्स अगर है, K है, L है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो उसमें यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि the energy associated with a certain energy level increases with the increase of distance from nucleus। यानी कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उन लेवल्स का एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा, यानी कि नेक्स्ट शुड बी सी। फिर as long as the electron revolves in a particular orbit, तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहेगा वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, the electron does not lose its energy। इसी वजह से इन ऑर्बिट्स को हम और क्या नाम से जानते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स। दिस शुड बी आर ए। एंड लास्ट में जब एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल चेंज करेगा तो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाने के लिए उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आने के लिए उसको एनर्जी एमिट करना पड़ेगा, जो कि होता है ईएम रेडिएशन के फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन यानी कि BECAD। अब BECAD अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है एंड दैट शुड बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट कंक्लूड्स द केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ योर PSET paper। I hope all of you did well and I hope to see all of you in my classes to learn more about chemistry. Okay, thank you so much. Hello students and welcome to the video solutions of PSET. I am Ankana and I will be discussing the solutions of the biology paper. So, question number 31.
which of the following is not a function of artificial kidney? तो artificial kidney के बारे में हमें ये पता है that in patients where their actual excretory system it's not functioning properly या फिर completely malfunction हो गया है, तो उन patients के केस में the kidneys are not able to purify the blood. तो blood में जो भी impurities normally हमारे kidneys clear out कर रहे हैं, इन पेशेंट्स के केस में वो क्लियर आउट नहीं हो पा रहा है. सो इन सच केसेस दे आर फिट ऑन टू अ डायलाइजिंग मशीन. तो ये जो डायलाइसिस का मशीन हो रहा है, इसमें द कंडीशन दैट दे यूज इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्टिफिशियल किडनी. तो आर्टिफिशियल किडनी का काम ये होने वाला है कि जिस तरीके से मेरा नेचुरल किडनी ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को क्लियर आउट कर रहा है, दिस आर्टिफिशियल किडनी शुड ऑल्सो बी एबल टू डू अ सिमिलर प्रोसेस. So, if you look at your options, to remove nitrogenous wastes from the blood, artificial kidney can perform that. To remove excess fluids from the blood, ये भी occur हो सकता है. Option D, to filter and purify the blood, ये भी occur हो रहा है. But if you look at option C over here, to reabsorb essential nutrients from the blood, ये process मेरा natural kidney perform कर सकता है. But artificial kidney is unable to perform this particular option. तो यहाँ हमसे पूछा गया है which of the following is not a function of artificial kidney. Hence, for question number 31, our answer should be option C. Reabsorption यहाँ पे occur नहीं हो रहा है. Moving ahead, question number 32. In the figure, the parts marked A, B and C are sequentially. तो यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में क्या दिख रहा है? दिस इज अ सीड वेयर वी कैन ऑब्जर्व एटलीस्ट डिस्टिंक्टिवली जो सी लेबलिंग है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो सीड का कोटिलिडन्स है. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एटलीस्ट लेबलिंग सी तुम्हें इमीडिएटली पता चल रहा है दैट दिस आर द कोटिलिडन्स. नाउ कोटिलिडन्स के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या देखेंगे, कोटिलिडन्स के ऊपर जो यहाँ पे एरिया आ रहा है लेबल्ड ए, दैट इज गोइंग टू बी the future shoot system, which is the plumule. Labeling B is going to be the future root system, which is the radicle. So A plumule, B radicle and C cotyledon. So it should be option D. Now question number 33. In genetics, the use of checkerboard was done by. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें एक क्रॉस करने को बोला जा रहा है, लेट्स अज्यूम दिस इज द क्रॉस वी आर परफॉर्मिंग. इन ऑर्डर टू मेक दिस क्रॉस इजी, हम क्या देखते हैं, एक चेकर बोर्ड अपीयरेंस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. एक तरफ हम लोग गैमेट्स ड्रॉ करते हैं, दूसरे तरफ भी हमारे गैमेट्स आ रहे हैं, एंड देन यहाँ पे जो भी हमारे पास चेकर बोर्ड में स्क्वायर्स बन रहे हैं, इसमें हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं. This condition allows us to better understand कि जीनोटाइप फिनोटाइप यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? तो ये जो चेकरबोर्ड अपीयरेंस हो रहा है, दिस टेक्निक वाज फर्स्ट गिवन बाय पुनेट. दैट इज वाई इस चेकरबोर्ड का एक और नाम होता है पुनेट स्क्वायर. हेंस क्वेश्चन नंबर 33, द आंसर शुड बी ऑप्शन सी, पुनेट. Question number 34. The arrangement of the nuclei in a normal embryo sac in the dicot plant is. तो dicot plants के conventional embryo sac में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक end को हम लोग यहाँ पे chalical end बोल रहे हैं. The other end is called to be the micropylar end. Chalical end की तरफ you have the presence of 3 cells. तो यहाँ पे 3 nuclei आ रहा है, 3. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे भी 3 सेल्स हो रही है. ये 3 सेल्स थोड़े सेपरेट आउट है, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज ऑल्सो गोइंग टू बी 3. सेंटर में ये जो सेंट्रल सेल हो रहा है, एक ही सेल के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता है, सो 2. तो किसी भी एंड से तुम पढ़ो, चालिजल टू माइक्रोपाइलर या फिर माइक्रोपाइलर टू चालिजल. इन अ टिपिकल एम्ब्रायो sac of a dicot, the nuclei arrangement is considered to be 3 plus 2 plus 3. So question number 34, our answer should be option C. Now question number 35. Which of the following is a vital link between 2 successive generations? तो पेरेंट एंड डॉटर जनरेशन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक पेरेंट जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बनाने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक होता है, दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, विच इज द जाइगोट. गैमेट, स्पोर, दीज आर
intermediate parts of the process of sexual reproduction. लेकिन दोनों generations के बीच का एक vital connecting link जिसको हम मानते हैं, which can actually mark the beginning of the next generation, that is the zygote. Embryo भी यहाँ पे हम लोग consider नहीं कर सकते हैं because not all sexually reproducing organisms give rise to embryo. सब में नहीं हो रहा है. So hence the answer for question number 35 should be option D, zygote. Question number 36, test cross. टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन. टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर तुम्हें एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म दिया जा रहा है और तुमसे पूछा जा रहा है कि ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप तुम ऑब्जर्व कर रहे हो इसके अंदर का जो जीनोटाइप है, व्हाट माइट बी द प्रोबेबल जीनोटाइप. क्योंकि डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ अ होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन. इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ अ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन. तो डोमिनेंट फिनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म तुमको दिया गया है उसका एक्चुअल जीनोटाइप क्या हो रहा है, ये टेस्ट करने के लिए जो हम क्रॉस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी द टेस्ट क्रॉस. एंड दिस पर्टिकुलर टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज परफॉर्म बिटवीन दिस हाइब्रिड. जो भी डोमिनेंट फिनोटाइप वाला हाइब्रिड तुम्हें दिया गया है, दैट शुड बी योर टेस्ट ऑर्गेनिज्म. इसका मुझे जीनोटाइप पता करना है. एंड इसका काउंटर पार्ट जो क्रॉस होता है, दैट इज ऑलवेज यूटिलाइजिंग अ रिसेसिव पेरेंट. So whenever we have a hybrid crossed with a recessive parent, इसके results को हम आगे analyze करेंगे. This particular cross will be called as a test cross. Hence, question number 36, the correct answer should be option B, hybrid and recessive parent. Now, question number 37 is regarding the agent which is required for fertilization. तो यहाँ पे पूछा गया है fertilization cannot occur in the absence of. It means ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हो रहा है जिसमें बिना वाटर के अवेलेबिलिटी उनका गैमेट्स मूव नहीं कर सकता है, गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा, हेंस फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर. नाउ अमंग ऑल द प्लांट ग्रुप्स जो हमारे पास लोअर प्लांट्स हो रहे हैं, सो algae के केस में हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो प्राइमरली एक्वाटिक हो रहा है, algae रिक्वायर्स वाटर फॉर गैमेट ट्रांसफर. तो algae एक आंसर हो रहा है. नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप आ रहा है विच इज ब्रायोफाइट्स. In case of bryophytes also, the male gametes they require water for transfer. उसके बाद आता है pteridophytes. In case of pteridophytes also, again water is mandatory for the movement of the gametes. So going by that logic, algae, bryophytes, pteridophytes, तीन हमारे पास groups हो रहे हैं where in the absence of water, fertilization will not occur. Hence, question number 37, our answer should be algae, bryophytes and pteridophytes. Option C. Now, question number 38. Ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle. So, menstrual cycle can be divided into few distinct phases. इनमें से एक हमारे पास important phase हो रहा है proliferative phase. इस proliferative phase के duration में क्या हो रहा है, जो भी oocyte का structure है, it will surround itself with some extra layers of follicle. तो उसमें follicles बनने शुरू होते हैं, primary, secondary, tertiary, इस तरीके से वो layer after layer follicles बना रहा है. Simultaneously क्या हो रहा है, the uterine lining also undergoes changing. Uterine lining जो है वो भी gradually thick होता है. So we are talking about the endometrium lining, उसमें भी thickening देख रहे हैं हम. So proliferative phase में as a whole oocyte के चारों तरफ layers बन गए, एंड्रोमेट्रियम के लेयर में भी प्रोलिफरेशन हो रहा है. तो इस तरीके से एट द एंड ऑफ दिस प्रोलिफरेटिव फेज, व्हेन द एंडोमेट्रियम अपीयर्स टू बी रेडी, व्हेन फॉलिकल्स हैव फुली मैच्योर्ड, एट द एंड ऑफ दिस प्रोलिफरेटिव फेज हम लोग क्या नोटिस करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ओवम रिलीज, विच इज नथिंग बट ओव्यूलेशन. सो ओव्यूलेशन कहाँ अकर हो रहा है, इट इज अकरिंग एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज. So question number 38, option C, at the end of the proliferative phase. Now question number 39, this is a very simple cross जो मेंडल के concepts को ही utilize करके यहाँ पे हमें cross perform कराना है. Here it has been mentioned that the parent generation contains violet flowers, capital V, capital V. Another parent is going to have white flowers, small v, small v. तो ये हमारे पास हो गया पेरेंट जनरेशन. इस पेरेंट जनरेशन के बीच अगर हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉसिंग हियर, F1 जनरेशन में ऑल द प्लांट्स दे आर गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस
कैपिटल वी स्मॉल वी। इस कैपिटल वी स्मॉल वी का अगर हम लोग यहाँ पे सेल्फिंग करा रहे हैं, सो एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फिंग F2 जनरेशन में हम लोग क्या देखेंगे? अगर हम लोग यहाँ पे पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करें तो अभी एक क्वेश्चन आया था पुनेट स्क्वायर वाला, इफ वी ड्रॉ इट लाइक दिस, कैपिटल वी स्मॉल वी, ये एक तरफ गैमेट्स आ गए, कैपिटल वी स्मॉल वी ये दूसरी तरफ गैमेट्स आ गए। सो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैपिटल वी, द फ्लावर इज गोइंग टू बी वायलेट इन कलर। साइमल्टेनियसली इसके साथ दो हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं कैपिटल वी स्मॉल वी, लेकिन बिकॉज कैपिटल वी इज डोमिनेंट ओवर हियर, इसका भी फिनोटाइप क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वायलेट। एंड फाइनली स्मॉल वी, this combination is going to give us white flowers. So it seems in this F2 generation 3 flowers are violet, 1 flower is white. So going by that logic, the correct ratio should be 3:1. So question number 39, the correct answer is option C. Question number 40. The number of chromosomes in parents and offsprings of a particular species undergoing sexual reproduction remain constant due to. तो पेरेंट जनरेशन में जितने क्रोमोसोम हैं और डॉटर जनरेशन में जितने क्रोमोसोम हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी से दैट वो कांस्टेंट रहता है। पेरेंट में जितना क्रोमोसोम है डॉटर में भी उतना ही क्रोमोसोम हो रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? जब पेरेंट जनरेशन गैमेट बना रहा है, गैमेट फॉर्मेशन इज गोइंग टू अकर यूटिलाइजिंग मियोसिस। मियोसिस क्या कर रहा है? मियोसिस क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है। तो अगर पेरेंट डिप्लॉयड है और हमने यहाँ पे मियोसिस परफॉर्म कराया है तो मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड यहाँ पे क्या बनेंगे? गैमेट्स। These haploid gametes eventually as they undergo fertilization, तो ये fertilization के स्टेप की वजह से क्या हो जाएगा? वो फिर से डिप्लॉयड रिस्टोर हो जाएगा। सो पेरेंट एंड प्रोजेनी सीम टू हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमने मियोसिस परफॉर्म करा के क्रोमोसोम का नंबर आधा करा दिया था। हाफिंग यहाँ आकर हुआ तभी जाके तो वो कंडीशन वहां पे मेंटेन रह पाया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो रहा है? दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ gamete formation, exactly this particular step allows the maintenance of a constant chromosome number from parent generation to the daughter generation. Hence question number 40 answer should be option D. Question number 41, the cell which undergoes meiosis 2 during spermatogenesis is the, तो यहाँ पे स्पर्म सेल प्रोडक्शन के लिए मियोसिस अकर होने वाला है। मियोसिस 1 एक स्टेज में अकर हुआ, आफ्टर दैट मियोसिस 2 अकर होगा। इसका मतलब जहां मियोसिस 2 अकर हो रहा है इसी की वजह से आगे जाके हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट स्पर्म सेल मिलेगा। सो द एग्जैक्ट स्टेज वेयर मियोसिस 2 अकर्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पहले कहीं सेकेंडरी के पहले क्या आ सकता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो it's the exact secondary spermatocyte who will undergo meiosis 2 resulting in the formation of the sperm cells. Question number 41, the answer should be option D. Now question number 42, corona radiata cellular layer is present around. So corona radiata is considered to be an extracellular layer which is present around the ovum एंड ओवम को आगे जाके फर्टिलाइजेशन में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है। सो इट्स एन एक्स्ट्रा लेयर विच इज गोइंग टू बी प्रेजेंट अराउंड द ओवम। हेंस क्वेश्चन नंबर 42 आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिकेट्स दैट, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी देखें, द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड देयरआफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप जनरली यूटेरस के अंदर हो रहा है या फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप यहाँ पे हम एक्सटर्नली अकर करा रहे हैं। तो यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, नन ऑफ द इंटरनल मशीनरी ऑफ द फीमेल बॉडी इज इन्वॉल्व्ड हियर। हमने मदर के बॉडी से एग सेल बाहर निकाला, फादर के बॉडी से स्पर्म सेल बाहर निकाला। इन दोनों सेल्स का जो फर्टिलाइजेशन है वो सेल के बाहर या बॉडी के बाहर हो रहा है। सो इन अ लेबोरेटरी कंडीशन, after fertilization, the resultant zygote or the resultant embryo will then be implanted into the uterus of the mother's body. So, the term test tube baby indicates that the ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the
uterus. So question number 43, answer option C. Now question number 44, what does the figure show? What you see over here is the female reproductive structure. In this female reproductive structure of a human, what they have done is ये जो fallopian tubes है इसको कट करके टाई अप कर दिया गया है. तो इस सर्जिकल मेथड की वजह से क्या होगा, egg cell will not be able to meet the sperm cell. यहाँ पे हमने ब्लॉकेज कर दिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, fertilization will not occur, implantation will not occur. Hence the process of implantation of embryo finally into the uterus वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा. तो इसको हम क्या मान सकते हैं, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज a case of surgical contraceptive method here. Yes, so ट्यूब को हमने मॉडिफाई किया है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्यूबेक्टमी. So question number 44, the correct answer is option C. Now question number 45, the last question. Oral contraceptive is composed of. So oral contraceptives, they are consumed in the form of tablet, and we are going to use female sexual hormones so that female reproductive system को हम इस तरीके से manipulate कर सके that it can act as a contraception method. So the two female sexual hormones which are utilized in these tablets, that's going to be estrogen and progesterone. Hence question number 45, the correct answer is option B. So I hope these video solutions are going to help you to clarify any queries or any doubts that you have. All the very best for your future endeavors. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स जो आपने पीसेट एग्जाम था उसके सॉल्यूशंस को। तो किसी भी बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा एग्जाम में, तो आप प्लीज इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन में आप डाउट है उस जगह पे जाके आप उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ। 46 है सबसे पहले हमारे पास में 46, ठीक है ना। अब देखो 46 में क्या है अपने पास में, 46 कहता है द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इंटीग्रल इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ठीक है। ट्रायंगल में आपको बोला जाता है कि द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल आर इंटीग्रल, इसके जो साइड्स है वो क्या है आपकी इंटीग्रल है, ए बी सी बोल देता हूँ, ठीक है। और पेरीमीटर बोला गया कितना 6, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 6, राइट। इज इट क्लियर, डन। अब देखो ए बी सी आप अगर तीनों को इंटीजर से बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, 1 2 3 करके बना सकते हो या फिर 2 2 2 करके बना सकते हो। इज इट क्लियर। लेकिन अगर आप 1 2 3 लेते हो तो एक बेसिक सा जो फंडा है ट्रायंगल का वायलेट हो जाएगा। वो क्या कहता है, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, नॉट इवन इक्वल टू। सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो देखो 2 + 1 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या है आपका 2 2 2, दैट मींस आपका एक ही ट्रायंगल पॉसिबल बनेगा एंड दैट ट्रायंगल इज नथिंग बट व्हाट, द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा, तो ऑप्शन बी इसका हम लोग करेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं नंबर 47 के साथ। 47 क्या कहता है, इफ √13 - x √10 = √8 + √5 द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 13 - x √10 = स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा 13 + 2 √40। इज इट क्लियर। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 13 कैंसिल हो गया, -x √10 = कितना आ जाएगा आपका 4√10। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया आपका -4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका C। तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 क्या कहता है, इफ 8⁻⁴ + b⁻⁴ + c⁻⁴ = 0 देन कौन सा कंडीशन ट्रू होगा। तो एक काम करते हैं, 8⁻⁴ + b⁻⁴ = -c⁻⁴ ठीक है, इसको दोनों को क्यूब कर देते हैं। ठीक है, दोनों को क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो a + b होल क्यूब मतलब a³ + b³ + थ्राइस ab + थ्राइस ab और कितना हो जाएगा a + b। 8⁻⁴ + b⁻⁴ और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -c। ठीक है, अब c को यहाँ ले आते हैं तो a + b + c = कितना आ जाएगा आपका उसमें, देखो है ना, ये आ जाएगा आपके पास में 3 8⁻⁴ b⁻⁴ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -8⁻⁴। तो जब इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 8⁻⁴ b⁻⁴ c⁻⁴ फिर से इसको क्यूब कर देते तो कितना हो जाएगा a + b + c होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 27 abc। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 के बाद में 49। ठीक है, in a group of goats and hens the total number of legs is 12 more then twice the total number of heads the number of goat seeds। तो एक काम करते हैं, हम लोग गोट को मान लेते हैं x, मान लो कि x गोट है और जो हैन है वो कितने है y है। ठीक है, गोट कितने हैं x और हैन कितने हैं y। तो आपको बोला जाता है द टोटल नंबर ऑफ लेग्स
टोटल लेग्स कितने होंगे, इज 12 मोर देन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे बताओ। एक गोट की वजह से कितना लेग्स होगा 4, 4x। एक हैन की वजह से कितना लेग्स होगा 2, तो प्लस कितना हो जाएगा 2y। दैट शुड बी इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 12 मोर देन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितना हो जाएगा, जितने गोट जितने हैन, तो x प्लस कितना हो जाएगा y। तो इसका मतलब 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2x प्लस 2y। तो 2y कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका बोलो 12/2, दैट मीन्स 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ गोट कितने हो जाएंगे 6। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं नंबर 50 पे। नंबर 50 पे आपसे बोला जाता है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। राइट, डन, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसका रूट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो हमको पता है ना कि समेशन अल्फा कितना होगा, मतलब सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 1 दिस बाय दिस, मतलब कितना हो जाएगा आपका बेसिकली दिस विल बी 1। फिर समेशन अल्फा बीटा, मतलब दो करके लेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा, तो कितना आ जाएगा आपका -1 टू द पावर 2 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर समेशन अल्फा बीटा गामा 3 करके लेंगे तो -1 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा -1। और फिर आएगा आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, लास्ट में कितना दिया हुआ है 3, तो दिस विल बी 3। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा और 1 प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो हमको पता है इसका वैल्यू होगा समेशन अल्फा प्लस समेशन अल्फा बीटा प्लस समेशन अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको यही मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो दैट मीन्स का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट ओके? डन। 50 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 51 पे। 51 पे अब देखो 51 क्या कहता है, द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट 99 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो देखो जब इस नंबर को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15। जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो देखो 5 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 5 4 3 2 1, इसका मतलब ये जो है वो इससे डिवाइड होगा। अगर 5 फैक्टोरियल इससे डिवाइड होगा तो 6 फैक्टोरियल भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 6 में भी क्या आएगा आपका 6 5 4 3 2 1, तो 5 इंटू 3 जहां पे भी आएगा वो 15 से डिवाइड होगा। इसके मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिविजुअली यहां से लेके कहां तक आएगा आपका प्लस 99 फैक्टोरियल तक, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये डिविजिबल है 15 से, तो हम इसमें देख लेते हैं, इसमें जो रिमाइंडर आएगा वही रहेगा रिमाइंडर। तो इसमें कितना आएगा देखो 1 प्लस 2 6, मतलब ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 15 प्लस सम नंबर के, मतलब बाकी का वैल्यू कितना आएगा, सम के आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाएगा 32 और ये 33 हो गया, तो ये आ गया आपका 33/15 प्लस के, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपको बोलो, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 3, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आना होगा वो यहीं से रिमाइंडर आएगा, यहाँ से तो आएगा नहीं, तो कोई परफेक्टली डिविजिबल है ना, मतलब ये वाला पार्ट तो परफेक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, दिस आंसर विल बी ए, ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 पे। 52 क्या कहता है देखो, द यूनिट डिजिट ऑफ 142 टू द पावर 111 इंटू 142 टू द पावर 111 इंटू 169 टू द पावर 178 माइनस 273 टू द पावर 141। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो सबसे पहले देखो साइक्लिसिटी को समझना पड़ेगा। जैसे कि 2 होता है, जब मैं 2 को फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 8, फिर से 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 16, फिर जब लास्ट डिजिट 2 होगा और वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2 4 8 6। इस तरीके से देखो रिपीट करता है ये, देखो ये क्या करता है, रिपीट करता है, समझ रहे हो ना। मतलब जब मैं 142 को 142 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 4 आएगा, फिर उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 142 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 8 आएगा, फिर उसको 142 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 6 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखो ये 1 1 1 है, इसका मतलब क्या है आपका, ये 1 1 1 है, राइट। अब अगर ये 1 1 1 है तो देखो ये कितने में जाएगा आपका, ये 108 जाएगा, है कि नहीं, 108 जाएगा, मतलब 1 1 1 कहाँ पे आएगा, देखो 108 यहाँ पे आएगा, 109 1010 1011, मतलब यहाँ से यूनिट प्लेस में 8 आने वाला है, राइट। फिर हम लोग 69 का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो 9 के लिए क्या होता है, 9 होगा, फिर 9 इंटू 9 होने पे क्या आएगा 81, मतलब 1 होगा, फिर उसके साथ में 9 फिर 1, फिर इस तरीके से आपको क्या होगा, चलते जाएगा 9 1 9 1 करके। तो अगर इस तरीके से चलेगा 9 1 9 1 9 1 करके,
तो 178 क्या है आपका, इवन है, और इवन में क्या आएगा देखो 1 आएगा, मतलब यहाँ से जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा आपका 1 आएगा। फिर हम 3 के लिए निकालते हैं, तो 3 के लिए कितना आता है देखो 3 into 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 7 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3971 करके आएगा। तो ये 140 कितना है आपका 1 है। अगर 141 है तो बताओ 140 कहाँ पे आएगा आपका, 140 यहाँ पे आएगा, और 141 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे कितना आएगा आपका, दिस विल बी 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3। तो जब इसका लास्ट डिजिट 8 है और वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, लास्ट डिजिट कितना होगा 8 होगा, और उससे जब यूनिट प्लेस पे 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास में, वी विल गेट 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। सो बी ऑप्शन इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 52 के बाद 53 पे। 53 क्या कहता है देखो, द वैल्यू ऑफ 1/6 into 10 प्लस 1/10 into 14 प्लस 1/14 into 18 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, इसका सम कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखो, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी 1 बाय, है ना, 1 बाय कितना हो जाएगा देखो 4r प्लस 2, और ये हो जाएगा 4r प्लस 6। देखो होगा कि नहीं होगा, 4r प्लस 2 4r प्लस 6। 1 बिठा दो तो कितना आ जाएगा आपका 10, 2 बिठा दो तो कितना आ जाएगा 14 एंड सो ऑन आते रहेगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, यहाँ से 2 बाहर निकालो तो 1/4 हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी 1/2r प्लस 1, और ये हो जाएगा 2r प्लस 3, ये आ जाएगा, देख लो, इज इट क्लियर, है ना। 1/2r प्लस 1 1/2r प्लस 3। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं देखो, ठीक है, 1/4 समेशन r इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी 1/2r प्लस 1 2r प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/2r प्लस 1 माइनस 1/2r प्लस 3, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो दिस पोर्शन, लेकिन ऊपर में एक 2 आएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक 2 लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आ गया। अब देखो, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसमें क्या होंगे देखो, सब कुछ क्या होंगे, इसको अगर मैं लिखूंगा तो कितना आएगा 1/8, और ये आएगा आपका, है ना। इसको अगर मैं तोड़ना स्टार्ट करूँ तो कितना आएगा 1/3 माइनस 1 कितना आएगा आपका 5 प्लस 1/2 बिठाओ यहाँ पे तो कितना आएगा प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा 1/2r प्लस 1 माइनस 1/2r प्लस 3, इस तरीके से आएगा। तो देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा आपका, यहाँ पे कैंसिलेशन आएगा, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ जाएगा, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा आपका देखो, सारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में ये बचेगा। तो हमारे पास फाइनली बचेगा 1/8, है ना, और ये बचेगा 1/3, और ये बच जाएगा माइनस 1/, सब कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/2r प्लस 3, और ये हम लगा देंगे लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, r तो इन्फिनिटी तक जाता ना, तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो 0 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/8 इंटू 1/3, और ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बहुत बड़ा हो गया तो 1/डिनोमिनेटर बहुत बड़ा 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/24, 1 कितना आ जाएगा 24। इज इट ओके, डन। आगे बढ़ते हैं फिर 54 पे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 53 के बाद 54 पे। 54 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 माइनस sec 20 डिग्री इज, देखो √3 cosec 20 डिग्री, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री बराबर है, डन। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ देखो, √3 बाय sin 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो अब इसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा देखो, sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, ये हो जाएगा आपका √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री, सही है, डन। तो एक काम करता हूँ, मैंने इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से इसको डिवाइड भी किया, तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना 4 कर देता हूँ, देखो इसको ना मैं 4 कर देता हूँ, इसको 4 और यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, एक ही बात है। तो ये देखो ये 4 हो जाएगा, ये √3/2 को मैं क्या लिखूंगा देखो, साइन कितना लिखूंगा 60, तो ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा sin 40 डिग्री, कितना आ जाएगा sin 40 डिग्री, है ना, sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, और ये आ जाएगा sin 40 डिग्री, कितना आ जाएगा sin 40 डिग्री, कैसे 2 sin a cos भी कितना होता है 2 sin a cos a sin 2a होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 4।
तो आंसर कितना आ गया आपका 4। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। सो 54 के लिए बी इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 के बाद 55 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो 55 देखो क्या है, 55 में दिया जा रहा है द सम ऑफ इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी इज इक्वल टू 4। इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी है ना, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a बाय 1 माइनस आर, सम का फॉर्मूला। सो a बाय 1 माइनस आर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, a बाय 1 माइनस आर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4। a बाय 1 माइनस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म इज इक्वल टू 64 बाय 7। एंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स टर्म, क्यूब करोगे तो फर्स्ट टर्म भी क्यूब हो जाएगा, कॉमन रेशियो भी क्यूब हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, a क्यूब बाय 1 माइनस आर होल क्यूब इज इक्वल टू 64 बाय कितना हो जाएगा आपका 7। देन द फिफ्थ टर्म कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको क्यूब कर देते हैं, ठीक है। सो a क्यूब बाय 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 64 और a क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यूब, इसका वैल्यू हो जाएगा 64 बाय 7। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो 1 डिवाइड बाय 2 करने से कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा a क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यूब बाय a क्यूब बाय 1 माइनस आर होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 64 बाय 7। इज इट क्लियर? डन। तो ये आपका बेसिकली कितना आ जाएगा देखो, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर क्यूब बाय 1 माइनस आर का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका देखो, दिस विल बी इक्वल्स टू 7, राइट। तो मैं काम करता हूँ, देखो ये तो डिक्रीजिंग जीपी है, अगर डिक्रीजिंग जीपी है तो आर का वैल्यू तो 1 होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 माइनस आर लिखूंगा और 1 प्लस आर स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा 1 माइनस आर और 1 माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, राइट। अब यहाँ से मैं आर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना बोलो, 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 14r प्लस 7r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया, डन। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा कितना देखो, माइनस 15r हो गया, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2r r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का दो वैल्यू आ गया, 1/2 और 2, है ना। कितना आ गया आपका r का वैल्यू, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2, 1/2। क्योंकि जीपी कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग r का वैल्यू क्या लेंगे 1/2। अब देखो a बाय 1 माइनस आर कितना था तुम्हारा 4, तो a हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू अपने पास आ गया 2 और r का वैल्यू अपने पास आ गया 1/2। और रही बात फिफ्थ टर्म की, तो फिफ्थ टर्म जो होगा वो कितना होगा बोलो, फिफ्थ टर्म जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, है ना, फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल्स टू ar टू द पावर 4। तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 इंटू 1/2 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 1/8। सो 1/8 इज द आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट ओके? डन। आगे बढ़ते 56 पे। 56 क्या कहता है देखो, 56 कहता है a man's age is p% of what it was 20 years ago but q% of what he will be after 10 years। ठीक है, तो काम करता हूँ, let present age भी x बोल देता हूँ, let present age भी x years। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको देखो, अगर प्रेजेंट एज उसका x है तो बोला गया ए मेन एज इज p% ऑफ व्हाट इट वाज 20 इयर्स एगो, मतलब p/100 ऑफ 20 इयर्स एगो कितना रहेगा आपका बोलो, x माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू, है ना, q% ऑफ व्हाट ही विल बी आफ्टर 10 इयर्स, q/100 x प्लस 10, राइट। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो px माइनस 20p इज इक्वल्स टू qx प्लस 10q। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस qx इज इक्वल्स टू 20p प्लस 10q। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 10 इंटू 2p प्लस q डिवाइड बाई कितना p माइनस q। तो ये आना चाहिए प्रेजेंट एज। तो क्या बोला इसका देखो, प्रेजेंट एज इसका कौन सा आ जाएगा, p माइनस q 10 इंटू q प्लस 2p। ऑप्शन कौन सा है, c। तो c इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं 57 के साथ। 57 क्या है देखो, इफ x greater than 0, y greater than 0 and z greater than 0, also 12 x y z equals to 108, then the minimum value of this is। इसमें am gm का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमको पता है am क्या होता है आपका, greater than equals to gm होता है, राइट? तो 2x plus 3y plus 4z by 3 is greater than equals to cubic root of 2x into 3y into 4z। तो देखो 2x plus 3y plus 4z is greater than equals to 3 into 24xyz to the power 1 by 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 24xyz को मैं क्या लिखूँगा देखो, 12xyz का वैल्यू 10 कितना है 8 है, राइट? तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 108 टू द पावर 1 by 3। इज इट क्लियर? डन। तो ये आपका देखो 108 को मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो, अगर 108 को मैं फैक्टराइज करूँ तो दिस विल बी हाउ मच 54, दिस विल बी हाउ मच 27, दिस विल बी हाउ मच 9 and 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब टू द पावर 1 by 3। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स, अब ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 क्यूब टू द पावर हाउ मच 1 by 3, राइट? टू द पावर 1 by 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो 2 स्क्वायर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 9, 92 कितना हो जाएगा 18। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इसका 18 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आपका, ऑप्शन बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 के बाद 58 पे। तो 58 क्या कहता है देखो, आपको कुछ दिया गया इस तरीके से log 9/2 का स्क्वायर, उसके बाद आपको क्या दिया गया है 1 by log 2 log 9/2, कुछ इस तरीके से दिया गया। आपको बोला इसका वैल्यू कितना आएगा। सेकंड पार्ट को हम लोग एक्स्ट्रा से कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, दिस कैन बी रिटन एज log 9/2, ठीक है? ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू इसको मैं चेंज कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा log बेस में आ जाएगा log 9/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 9/2 है ना, टू दी पावर log 4 log 9/2, ठीक है? अब हमको पता है हम किस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, a टू दी पावर log b/a इज इक्वल्स टू b, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इज इट क्लियर? डन। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना? नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या बोला जाता है देखो, √7 टू दी पावर 1 by log 7/2 कितना है आपका 4 है। डन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √7 है ना, ये हो जाएगा 1 by 2 log 7/2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा √7 टू दी पावर है ना, ये हो जाएगा 1 by log √7/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √7 टू दी पावर log 2/√7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 8। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट ओके? क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर 59 के साथ। 59 क्या कहता है देखो, 59 बोलता है, 59 कहता है इफ x इज इक्वल्स टू 4 by √5 plus 1 दिस देन 1 plus x 48 कितना होगा। तो देखो x इज इक्वल्स टू 4 by √5 plus 1, 4th root of 5 plus 1, 8th root of 5 plus 1, 16th root of 5 plus 1, ठीक है? डन। अब तुमसे पूछा है वो कि 1 plus x to the power 48 का वैल्यू कितना होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, देखो ध्यान से, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसमें ना मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 16th root of 5 minus 1। तो नीचे कितना आएगा देखो, जब मैं नीचे और ऊपर लगा दूंगा तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा 8th root of 5 minus 1, फिर वो दोनों मिलकर कितना बनाएगा 4th root of 5 minus 1, फिर ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा, ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 minus 1, और ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा आपको, मतलब फाइनली आपके पास में आ जाएगा √5 plus 1 और √5 minus 1। तो इसका मतलब ये कितना आ गया आपका 4 कैंसिल, तो ये आ गया 5 to the power 1 by 16 है ना -1। ये आ गया x का वैल्यू। तो 1 plus x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 to the power 1 by 16। तो 1 plus x to the power 48 का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 125। तो कितना आ गया इसका आंसर आपका 125। दैट इज क्वेश्चन का आंसर है सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं फिर 59 के बाद 60 पे जाते हैं। 60 क्या कहता है देखो,
The total number of numbers lying between 100 and 1000 that can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, repetition not allowed, and numbers so formed should be divisible by either 3 or 5. ठीक है, तो हमारे पास में देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसका सम कितना है आपका, सम इज इक्वल टू कितना है आपका 15, राइट। अब इसमें से हम लोग को दो नंबर को हटाना है, क्यों, क्योंकि 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही फॉर्म होता है, राइट। 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही फॉर्म होता है। अब वो दो नंबर कौन सा हटाएंगे, देखो या तो हम 1, 2 को हटा सकते हैं, या तो हम 1, 5 को हटा सकते हैं, या फिर हम हटा सकते हैं तुम्हारा 2, 4 को हटा सकते हैं, 2, 4 को हटा सकते हैं, या फिर हम हटा सकते हैं आपका किसको, 4, 5 को हटा सकते हैं, है ना, 4, 5 को। देखो इन्हीं नंबर्स को क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, डिविजिबल बाय 3 कितना नंबर होगा, देखो डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 के लिए कितना हो जाएगा पॉसिबिलिटी, देखो राइट। मान लो हमने 1, 2 को हटाया, 1, 2 को हटाया तो बाकी यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी है आपका 3, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है आपका 1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4। क्यों इंटू 4, इंटू 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि चारों के लिए बनेगा ना पॉसिबिलिटी, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 24, तो ये आ गया आपका 24, ठीक है। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अगर हम लोग डिविजिबल बाय 5 की बात करें तो अगर हम लोग 3 डिजिट नंबर बनाए तो हमको 5 यहाँ पे लॉक कर देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर डिविजिबल बाय 5 है तो लास्ट डिजिट हैज टू बी 5। अगर यहाँ पे 5 है तो बाकी कितना, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कितना 3 पॉसिबिलिटी, तो कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 12, इज इक्वल टू कितना पॉसिबिलिटी आ जाएगा आपका 12 पॉसिबिलिटी, राइट। ठीक है, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे डिविजिबल बाय, अब हम लोग निकालेंगे डिविजिबल बाय 3 and 5 दैट इज 15, दैट इज 15। 3 और 5 से डिविजिबल मतलब क्या, 15 से डिविजिबल। अब 15 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 15 से डिविजिबल होने के लिए 3 और 5 दोनों से होना है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को लॉक कर देते हैं, 5 तो लॉक हो चुका है, इसका मतलब हम लोग 1, 5, 4, 5 को नहीं हटा सकते, दैट मींस हम लोग 1, 2 और 2, 4 को हटा सकते हैं। किसको हटा सकते हैं, 1, 2 और 2, 4 को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी हो जाएगा, मान लो कि हमने 1, 2 को हटा रखा है, 1, 2 को हटाएंगे तो हमारे पास 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, तो 2 नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे कितना नंबर 1 नंबर, राइट। क्लियर हो गया, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना क्या बोला मैंने। अगर 5 हमने यहाँ पे लॉक कर दिया तो या तो हम इसको तो हटा नहीं सकते क्योंकि 5 तो इसके साथ ही रहेगा, तो जब हमने यहाँ पे 5 को लॉक कर दिया है ना, तो हम लोग या तो 1, 2 को हटाएंगे या तो 2, 4 को हटाएंगे। अगर 1, 2 को हटाएंगे तो 2 नंबर का 2 पॉसिबिलिटी, अगर 2, 4 को हटाएंगे तो 2 नंबर का 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 + 2 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, 4। तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखो और आंसर विल भी कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका, है ना, हमको पता है ना n, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n 3 यूनियन 5 इज इक्वल्स टू n3 प्लस n5 माइनस n3 इंटरसेक्शन 5। तो इसका आंसर कितना आया था 24 प्लस इसका आंसर कितना आया था 12 माइनस इसका आंसर कितना आया है 4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका C32। तो लास्ट वाले का आंसर कितना हो जाएगा आपका 32। ओके क्लियर। तो आई होप सो आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। कुछ अगर नहीं समझ में भी आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका रिप्लाई एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी अगले पीसेट के एग्जाम पे। ओके चलो, टेक केयर, गुड बाय।